गुड मॉर्निंग राधिका एंड राशिका। पुअर कनेक्शन है जी, इसलिए थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। कनेक्शन प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है कुछ। राधिका एंड राशिका, क्लास 9th। आप लोग सुन पा रहे हो मेरे को? तो केवल हम लोग बिना वीडियो के फिर पढ़ रहे हैं और क्या। एक बार फिर से रीस्टार्ट करती हूँ, है ना। गुड आफ्टरनून क्लास 9th। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ ही रही है? ठीक है, तो आप लोग सुन के ही समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी छुट्टियों से पहले जब तक हमारी क्लास बंद हो गई थी बीच में, ऑनलाइन क्लासेस, तो हम लोगों ने अब तक जितना लेसन पढ़ लिए हैं, जो जो वो मैं बता रही हूँ। और आपको पता ही होगा कि हमारा कोर्स कुछ कम हुआ है, क्योंकि ये 50% कोर्स समझ लीजिए आपका काफी कम कर दिया गया है। तो कौन कौन से लेसन आएंगे तो वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपना इंडेक्स निकाल लो, है ना। आपकी जो बुक है, पहला क्षितिज। क्षितिज बुक में कौन कौन से लेसन आएंगे वो मैं नाम ले रही हूँ, आप उस पर टिक कर लो, है ना। तो रेडी हो आप लोग सब? अपनी दोनों बुक निकाल लो, क्षितिज और कृतिका, दोनों बुक निकाल के रख लो और उसमें इंडेक्स में टिक लगा लो। वैसे तो आपको सिलेबस भेजा होगा सर ने, आपने देख ही लिया होगा कि कौन से लेसन हट गए हैं, नहीं आएंगे, और कौन से लेसन आएंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है, तो सबसे पहले क्षितिज में गद्य भाग के अंदर पहला पाठ आएगा, दो बैलों की कथा। ठीक है, वीडियो नहीं आ रही, पुअर कनेक्शन है, आवाज तो आ रही है, वॉइस आ रही है केवल, पुअर कनेक्शन। ऐसी आके रह जाती है।
माइक से ही पढ़ा देती हूँ, रिकॉर्ड तो कर रखा है। बस रहने दो, कोई नहीं, माइक से ही पढ़ा देती हूँ। आवाज आ रही है बच्चों को? आवाज तो आ रही है? माइक बंद तो नहीं है ना? ऑन है, बच्चे बता रहे हैं आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो फिर से एक बार बोल रही हूँ बेटा, क्षितिज बुक में आपका जो गद्य भाग है उसमें 2 बैलों की कथा पे टिक लगाओ। सेकंड चैप्टर लहासा की ओर नहीं आएगा, काट दो। तीसरा लेसन उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस पे टिक करो। पहला आएगा, तीसरा आएगा, और उसके बाद छठा आएगा, सातवां आएगा और आठवां। छठा है मेरे प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई का। सातवां लेसन है मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा। ठीक है, और आठवां आएगा एक कुत्ता और एक मैना। यानी कि पाठ 1, पाठ 3, पाठ 6, 7, 8, 5 लेसन हो गए टोटल। ठीक है, गद्य भाग में 5 लेसन टिक कर खंड में। इसके अंतर्गत आपके जो लेसन आएंगे वो देखो। कबीर, पाठ 9 कबीर आएगा। फिर पाठ 11 रसखान आएगा। फिर पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी, और पाठ 14 केदारनाथ अग्रवाल, और लास्ट में पाठ 17 राजेश जोशी। ठीक है ना? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। देखो, गद्य भाग में, क्षितिज बुक का जो गद्य भाग है उसमें पाठ 1 2 बैलों की कथा, पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते, पाठ 7 मेरे बचपन के दिन, और पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना। टोटल हो गए 5। ठीक, और इसके बाद नीचे आ जाओ काव्य खंड में। इसमें भी 5 लेसन है। कबीर, रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल और राजेश जोशी। 5 लेसन ये भी हो गए। ठीक है, 5 5 10 लेसन तो क्षितिज बुक में हो गए। अब आ जाओ कृतिका में। कृतिका का इंडेक्स निकाल लो। कृतिका के इंडेक्स में पाठ 1 इस जल प्रलय में ये आएगा। मेरे संग की औरतें, पाठ 2 ये भी आएगा। और पाठ 4 माटी वाली ये आएगा। यानी पाठ पहला, पाठ दूसरा और पाठ चौथा, ये 3 ही चैप्टर आएंगे, बाकी कट गए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको टिक करा दिए। अब हमने कौन कौन से कर लिए हैं वो देखो आप। 2 बैलों की कथा हम कर चुके हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लेंगे सीधा पाठ 6। ठीक है ना? पाठ 6 7 8 ये 3 पढ़ेंगे बाद में। अभी अभी तो मैं कृतिका ही पढ़ाऊंगी बेटा। ठीक है, और काव्य खंड में भी हमने कबीर पढ़ लिया, रसखान पढ़ लिया, और बाकी जो 3 बचे हैं ये मैं बाद में कराऊंगी। अभी हम कृतिका बुक ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कृतिका बुक में पाठ पहला हो गया। पाठ दूसरा मैंने स्टार्ट किया ही था, अभी मैंने शुरू ही किया था, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 2, और फिर पार्ट 4 करके ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बेटे आप लोगों को ध्यान से सुनना ही है, क्योंकि एक तो वीडियो भी नहीं चल रही, इसमें पता नहीं क्या चक्कर है, पुअर कनेक्शन लिखा आ रहा है। तो आप लोग मेरी आवाज तो सुन पा रहे हो ना? तो आवाज सुन के समझने की कोशिश करो। और ग्रामर में भी आपका निबंध है, पत्र है, संवाद लेखन नहीं आएगा, केवल पत्र लेखन आएगा। ठीक है, और
ग्रामर भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ग्रामर है, तो वो मैं आपको करा दूंगी। ग्रामर का कोर्स जब मैं कराऊंगी तभी बताऊंगी आपको, ठीक है ना। ग्रामर का कोर्स अनसीन पैसेज आएगा, और अनसीन पैसेज, जो बाकी थोड़ी बहुत ग्रामर आएगी वो मैं आपको जब ग्रामर का कोर्स कराऊंगी ना तब बता दूंगी। अभी तो हम सबसे पहले कृतिका बुक निकाल लो आप अपनी। कृतिका बुक के 2 चैप्टर हैं, पार्ट 2 और पार्ट 4, ये कंप्लीट करके ये बुक अपन खत्म करते हैं, फिर मैं स्टार्ट कराती हूँ आपको क्षितिज बुक। और एक बात और, आप लोग अब बिल्कुल रेगुलर रहोगे। आप लोगों की 3 दिन ही क्लास होती है वीक में, है ना। तो 3 दिन की क्लास में हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा कोर्स कर लेंगे तो उतना रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो एब्सेंट नहीं होंगे बिल्कुल भी। और कोशिश ये करो कि पाठ जो है पहले से ही पढ़ लो, पहले से ही पढ़ लो घर पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। पढ़ा हुआ होगा तो आपको इतना समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपनी बुक निकाल लो कृतिका, और कृतिका में पेज नंबर निकाल लीजिए 13, मेरे संग की औरतें। इससे पहले हम लोगों ने कृतिका में पाठ 1 इस जल प्रलय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत लेखक जो थे उन्होंने अपना बाढ़ को देखने का जो अनुभव था वो शेयर किया था, कि कैसे जब वो पटना में थे और शहरों में जल्दी वहां पटना शहर में जिस इलाके में वो रहते थे वहां जब बाढ़ आई तो कैसे लोगों का उत्साह था बाढ़ को देखने के लिए, एक्साइटमेंट थी, लेखक को क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, इन सारी बातों का पाठ में जिक्र था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2, मेरे संग की औरतें। राइटर है इसकी मृदुला गर्ग, ठीक है। और इस पूरे पाठ में लेखक ने इसमें भी मैं शायद पढ़ा चुकी थी आप लोगों को, लेकिन अब आप काफी दिनों बाद हम पढ़ रहे हैं तो इस वजह से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जो लेखिका है मृदुला गर्ग, उन्होंने इस पूरे पाठ में ये बताने की कोशिश की है कि उनके जीवन में जो जो औरतें, लेखिका खुद एक औरत है, और उनके जीवन में जो जो औरतें आई उन सभी औरतों के बारे में वो कैसी थी, क्या उनका स्वभाव था, किस तरह से वो बात करती थी, और उनके बारे में जो कुछ वो समझ पाई वो इस पाठ में बता रही है। अब वो औरतों में उनकी, सबसे पहले देखो, कोई भी लड़की औरत होती है जो बचपन में अपनी माँ के संपर्क में आती है तो माँ के बारे में जानती है, और माँ से ही उसको माँ की माँ यानी अपनी नानी के बारे में जानने को मिलता है, बताएंगी अपनी नानी के बारे में बताएंगी। फिर जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद उसके संपर्क में आती है तो यहाँ पे फिर वो अपनी दादी के बारे में बताएंगी, दादी। फिर बहनें आती हैं, बहनें, तो उनकी माँ, माता, उनकी नानी, उनकी दादी, उनकी बहनें, तो ये सब जो जो उनकी संपर्क में आई उनके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सबको? करूं स्टार्ट? रिप्लाई दो मुझे आप एक बार। पार्ट स्टार्ट करूं मैं? ओके, थैंक यू बेटे। अब मेरे संग की औरतें, अर्थात लेखिका अपने संपर्क में आई सभी महिलाओं के बारे में बता रही है। अब पाठ स्टार्ट कर रही हूँ, पेज नंबर 13। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। मतलब लेखिका, उनकी 3 बहनें जो थी वो तीनों राइटर थी, और राइटर मतलब लेखिका थी। तो लेखक कह रहे हैं कि शायद हमारी नानी जो थी वो हमने देखी नहीं, केवल माँ से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, बोलो मैम। वीडियो भी नहीं आ रहा, साउंड भी नहीं है। बेटा, पुअर कनेक्शन है इस वजह से नहीं आ रहा है ना। तो साउंड आ रही है, साउंड भी नहीं आ रही है। हाँ, साउंड से आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है बेटा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो वीडियो नहीं आ पा रही, ठीक है। अभी मैंने इसको कर रखा है ऑन, बीच बीच में आता है। आपको आवाज से समझ में नहीं आ रहा? हेलो,
मैंने आप लोगों को बताया ना बेटा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, इसमें आ ही नहीं रही वीडियो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वहां से ये कि मेरे फोन में अभी तो सुबह की क्लास ली वो बिल्कुल सही आ रही थी। अभी मैंने 11th की क्लास ली थी मॉर्निंग में, तो उसमें तो वीडियो भी सही चल रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ वॉइस आ रही है। तो आप लोग नहीं पढ़ पा रहे क्या? कोई बात नहीं, आवाज क्लियर है तो आप लोग आवाज पे कंसंट्रेट करो ना, ठीक है? आवाज पे कंसंट्रेट करो, समझ में आ जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। भाई माँ है तो माँ की माँ भी होगी, नानी होगी, जाहिर बात है। तो लेखिका कह रही है कि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही नानी की मृत्यु हो गई थी। कहने का मतलब कि उनको नानी का सुख नहीं देखने को मिला, नानी से कहानियां सुनने का मौका नहीं मिला, और इसीलिए शायद उन तीनों बहनों को, यानी लेखिका जो है मृदुला गर्ग और उनकी तीन बहनें, इनको लेखिका बनने मतलब कहानियां लिखने लगी है बड़ी होकर। नानी से भली कहानी ना सुनियो, नानी की कहानी जरूर सुनियो, बहुत बाद में जाकर इसका असली मर्म समझ में आया। यानी अपनी माँ से उन्होंने नानी की कहानी जरूर सुनी कि नानी कैसी थी, क्या स्वभाव था, किस प्रकार की थी, क्या सोचती थी उनके बारे में। ये सारी बातें उन्होंने अपनी माँ से सुनी थी नानी के बारे में। आप भी अपनी मम्मी से अपनी नानी के बारे में सुनते होगे कि आपकी नानी कैसी थी, क्या करती थी। वैसे ही लेखिका को भी नानी के बारे में सुनने को मिला, और जब वो बड़ी हो गई लेखिका, तब उनको समझ में आया कि वास्तव में नानी उनकी कैसी थी। पर इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। क्या समझ में आया उनको? कि उनकी नानी एक पारंपरिक औरत थी, मतलब कल्चर, जो संस्कारों में जो पलने वाली, परंपराओं को मानने वाली, और एक अनपढ़ और पर्दानशी, पर्दानशी मतलब पर्दा घूंघट करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। अच्छा, यानी उनके नाना जो थे, वो नानी के साथ जब शादी हुई तो उसके बाद तुरंत थोड़े दिनों बाद ही वो विलायत पढ़ने चले गए, और ये यहीं भारत में रह गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और रिलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। मतलब उनके नाना जब विलायत से पढ़कर लौटे तो वो एकदम विलायती रंग में रंग गए, यानी एकदम सूट बूट, कोट पैंट टाई लगाते, अंग्रेजी बोलते, और मतलब साहबों जैसे ठाट बाट हो गए। लेकिन उसका असर इनकी पत्नी पर, यानी इनकी नानी पर नहीं पड़ा। इनकी नानी अपने बिल्कुल जिस तरीके से पहले रहती थी वैसे ही रहती थी, और ना ही इनको पति की इच्छाओं का कोई फर्क पड़ा कि पति कैसे रहते हैं, उसका उन पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कभी अपनी इच्छा अनिच्छा का कोई मतलब अपने, उनकी नानी ने कभी नाना से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उनकी लाइफ में, कहने का मतलब ये है। पर जब कम उम्र में, पेज नंबर 14 निकाल लो हम, 14। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, यानी मेरी माँ, यानी मेरी माँ का मतलब यहाँ लेखिका की माँ, की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। मुंह जोर हो उठी मतलब बहुत बोलने वाली। यानी पहले तो कभी पूरी जिंदगी में उनकी नानी ने कुछ बात नहीं की, लेकिन जब नानी जो थी वो बहुत जल्दी, उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी, और जब उनकी नानी को पता चला कि मैं मरने वाली हूँ, तो उस समय उनकी माँ की उम्र थी 15 साल, लेखिका की माँ की उम्र की 15 साल थी। तो उनको अपनी बेटी की शादी की चिंता सताई। उसने सोचा कि अगर मैं मर गई तो फिर बाद में बेटी की शादी कैसे होगी। और फिर वो जहां चुप रहती थी, अब वो एकदम बोलने लग गई। और उन्होंने नाना से क्या कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। यानी उन्होंने अपने पति को कहा, नानी ने उनकी नाना को कहा कि आप है ना अपने दोस्त जो हैं स्वतंत्रता सेनानी जो हैं प्यारेलाल शर्मा, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। और कहा तो वो पर्दे में रहने वाली, और अब एकदम से वो कह रही है कि वो अपने पति के दोस्त से मिलना चाहती हैं। तो बड़ा आश्चर्य की बात लगती थी, सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सारी उम्र तो अपने पति से भी पर्दे में ही बात की, और आज पर्दा खोल के किसी गैर से बात करना चाहती है। क्या बात है भाई ऐसी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। लेकिन उनके नाना ने भी क्या किया,
कि देखा भाई हाँ वाकई ये मरने वाली है, आखिरी वक्त है, पता नहीं क्या खास बात है, तो वो मौके की नजाकत को समझ के गए और अपने दोस्त को बुला लाए और अपने बीवी के सामने खड़ा कर दिया कि देखो ये तुमसे कुछ कहना चाहती है। ठीक है। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज मतलब आश्चर्य में डालने वाला। नानी ने जो कुछ कहा उनके दोस्त से, क्या कहा वो सुना। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की जो है, कहाँ गया, उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे। उनके नाना के दोस्त जो थे फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने उनसे वचन लिया कि आप वचन दो कि आप मेरी बेटी के लिए लड़का आप ही चुनोगे। वर मतलब दूल्हा, लड़का आप ही चुनोगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार से हो। फर्माबरदार मतलब आज्ञाकारी। अब चूंकि ये विलायत से पढ़ के आए थे उनके नाना, तो वो अंग्रेजों की गुलामी में थे, अंग्रेजों के नौकर थे वो। तो वो कहती थी मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी साहबों से हो, क्योंकि मेरे पति तो वैसा ही करेंगे। तो आप ऐसा करो कि आप खुद अपनी तरह कोई स्वतंत्रता सेनानी ढूंढ के लाओ मेरी बेटी के लिए। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। लेखिका कह रही है कि अब बताओ, वो औरत जो थी खुद पर्दे में रहती थी, अनपढ़ स्त्री थी, जिसको कभी भी अपनी आजादी के बारे में नहीं पता था, वो अपने बेटी के लिए एक आजादी का सिपाही ढूंढ रही थी। सौरभ, तेरा फोन दे दे ऑन करके। तो नाना की जिंदगी में कोई, हाँ, तो वो ये चाहती थी कि नाइन्थ क्लास ओपन कर देते हैं। इसमें वीडियो नहीं आ रहा तो थोड़ा सा बच्चों को वो लग रहा है। एक मिनट वेट करना बेटा आप लोग, है ना। एक बार आती है फोटो पे, पुअर कनेक्शन दिखा रहा है। तो आ गई। नहीं आई। क्या बोल रहे, पुअर कनेक्शन।
नहीं आ रही ना? चलो तुम इसमें एक बार चलो गुड आफ्टरनून। अब आ रही है आप लोगों को क्लियर फोटो? आवाज भी आ रही है? चलो चलो ठीक है। हाँ, वंस अगेन गुड आफ्टरनून। निखिल, अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, जैसे भी होंगे ना एग्जाम आपको बता दिया जाएगा, है ना। अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हुई हैं, आज से ही शुरू हुई हैं। तो आप लोगों को मैंने अभी इससे पहले बताया था कि कौन कौन से लेसन्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, है ना। ये मैं बता चुकी हूँ माइक पे, आपको अभी आवाज आ रही थी, अभी दूसरे फोन पे मैंने लगाया। और अब हम लोग पाठ 2 पढ़ रहे थे कृतिका में, ठीक है। तो मेरे संग की औरतें, ये पाठ पढ़ रहे थे हम। तो मैंने आपको बताया लेखिका जो थी, उनकी माँ जो थी वो किस तरह की थी, इसके बारे में पहले वो बता रही है। फिर इसके लिए उन्होंने बताया कि उनकी माँ जो थी, उनकी माँ यानी उनकी जो नानी थी वो किस स्वभाव की थी। तो बताया कि एकदम उनकी नानी जो थी वो पर्दे में रहने वाली थी, अनपढ़ थी, और बिल्कुल उनके पति तो विलायत से पढ़ के आए थे, तो वो तो साहबों की तरह रहते थे, लेकिन खुद उनकी नानी बिल्कुल पारंपरिक एकदम ट्रेडिशनल औरतों की तरह घर घर में रहती थी, और किसी से मतलब बिना पर्दे के बात नहीं करती थी। लेकिन कम उम्र में ही उनकी मृत्यु होने वाली थी, कोई ऐसी बीमारी होगी। तो उनको पता चला कि जब वो जल्दी खत्म होने वाली है, तो एकदम से वो मुखर हो गई, बोलने लगी, और उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे आपके दोस्त से मिला है। सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब ये कभी अपने पति से भी बिना घूंघट के बात नहीं करती थी, और अब एकदम से कह रही है आखिरी वक्त में कि दोस्त से मिलना है। खैर पति ने उनकी बात मानी, उनके नाना उनकी नानी की बात मान के दोस्त को ले आए। तो दोस्त जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों का शासन था उस समय, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि नाना के दोस्त से क्या कहा कि आप मेरी बेटी की शादी यानी लेखिका की माँ की शादी जो है वो एक फ्रीडम फाइटर से ही करवाना। कौन कह सकता था, यानी खुद तो उनको अपनी आजादी की खबर नहीं थी, लेकिन वो आजादी को लेके कितनी एक्साइटेड थी, वो चाहती थी कि मेरी बेटी का जो पति हो वो फ्रीडम फाइटर हो। तो देश की आजादी के लिए भी उनके मन में कितना जुनून था, ये इस बात से पता चलता है ना। एकदम घर में रहने वाली सिंपल सी घूंघट में रहने वाली औरत, वो आजादी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। यानी लेखिका को लगा कि
वही स्टार्ट किया फिर से। हाँ, तो फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम बचा है, आज तो पूरा टाइम इसी में निकल गया। तो मैं बता रही थी आपको कि लेखिका की जो नानी थी उनके बारे में बता रहे हैं कि जो लेखिका की नानी थी वो बहुत ही आजाद ख्याल की थी। आजाद ख्याल समझते हो? बिल्कुल खुले विचारों की, नए विचारों की थी। तो वो ये इसीलिए चाहती थी कि उनकी बेटी जो है वो किसी स्वतंत्रता सेनानी से शादी करे, ठीक है ना। और यही कारण था कि उन्होंने नाना की जिंदगी में भी कोई दखल नहीं दिया। यानी उनके नाना जो थे वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, किस तरीके से रहन सहन है, उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन कभी नहीं था, ठीक है ना। और फिर इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीनी थी सीधे साधे ढंग से, वैसे वो जीती रही। और आज के हिसाब से देखो, नीचे की लास्ट लाइन देखो, पेज नंबर 14, ठीक है, कि उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की। साझेदारी की मतलब उसमें उन्होंने कोई इंटरप्शन या कोई भी दखल किया। और पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। यानी आजादी का मतलब तो हम सीधे सीधे क्या लेते हैं कि हम किसी के अंडर में नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है ना, अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधा यही मतलब लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखिका ये बताना चाह रही है कि क्रांतिकारी चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर ना हो, वो वास्तव में आजाद है। यानी हम अपनी लाइफ अपनी स्टाइल से जिए, वही वास्तव में आजाद है, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 15 पे। मैं दूसरे फोन पे जा रही हूँ, 2 मिनट वेट करना है ना बेटा। करूं? पुअर कनेक्शन आ रहा है, छोड़, काट दो उसको, काट दो। बंद हो गया लास्ट मोमेंट पे। चलो कोई नहीं, आज पूरा फर्स्ट डे आपका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से गड़बड़ हो गया। समझ पा रहे हो? आवाज आ रही है मुझे? आवाज आ रही है मेरी आपको? एक बार फिर से बता दो, कहीं आप लोग भाग तो नहीं गए? मैम तो आ रही है जा रही है। ओके, तो चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अब तक लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया, ठीक। फिर पेज नंबर 15 पे आ जाओ। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया, और उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचा ख्याल रखने पर मजबूर हुई। यानी कि नानी ने उनकी शादी करा तो दी एक स्वतंत्रता सेनानी से, लेकिन वो जो फ्रीडम फाइटर थे वो पढ़े लिखे होनहार थे, सब कुछ था, लेकिन आजादी के आंदोलन में कूदे थे, तो इसलिए उनको आईसीएस का एग्जाम था उसमें बैठने नहीं मिला। तो इसलिए उनकी जिंदगी जो थी वो एकदम नॉर्मल, बिल्कुल गरीबों की तरह ही जिंदगी उन्होंने जी। और जेब में पुश्तैनी पैसा धेला कुछ भी नहीं था। पुश्तैनी मतलब उनकी विरासत में कोई पैसा उनको मिला नहीं था। तो बेचारी माँ जो थी उनकी, उन्हें गांधी जी के सिद्धांतों पर जीने पर मजबूर होना पड़ा। कहने का मतलब ये कि आजाद, अब पति अगर
फ्रीडम फाइटर होगा तो वो तड़क भड़क या साहबों की तरह तो रहेगा नहीं। हालांकि माँ जो थी वो जिस फैमिली से आई थी, साहबों की तरह रहन सहन था उनके पिता का, ठाट बाट था उनके नाना का। तो लेखिका कह रही है कि उनकी माँ जो थी उनको अपनी नानी के चक्कर में, उनकी नानी के चक्कर में एक ऐसे घर में आना पड़ा जहां पे बिल्कुल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली बात थी। और यही बात थी कि उन्हें भी गांधी जी के जैसे सिद्धांत थे, खादी की साड़ी पहनो, सिंपल जीवन जियो, तो खादी की साड़ी पहनने पर उनको मजबूर होना पड़ा। और हाल यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती कि कमर चनका खा जाती। कमर चनका खा जाती मतलब खादी की साड़ी काफी भारी होती है ना, क्योंकि हाथ से बुनी हुई होती है। और वो पतली दुबली उनकी माँ एकदम सी नाजुक सी थी। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करते। अच्छा, पिता के राज में तो वो खूब ठाट बाट से रही, और जब यहाँ ससुराल में आई तो उनको खादी की साड़ी पहननी थी, तो वो साड़ी पहननी नहीं आती थी, तो रात रात भर जागकर वो साड़ी पहनने की प्रैक्टिस किया करती थी। और ऐसा करती कि उनको दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, मतलब दिन में सुबह जब साड़ी पहने तो कुछ ऊटपटांग या गलत साड़ी ना पहने कि लोग हंसे, तो इसलिए वो रात रात जागकर साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती। और उनकी जो सास थी, यानी लेखिका की जो दादी थी, उनकी माँ की सास उनकी दादी लगी ना, तो वो उनसे क्या कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी नाजुक है। उनकी नाजुक थी माँ, तो उनको देख के उनकी सास क्या कहती थी कि हमारी बहू ऐसी है जैसे धोई पोछी और छीके पटांग दी। जैसे धोया पोछा और छीके पटांग दिया, यानी ज्यादा उनसे काम नहीं करवा सकते आप, इतनी वो नाजुक थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। गनीमत ये थी, मतलब यही काफी था कि घर के और किसी मेंबर ने इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वो केवल नहाओ धो और बैठ जाओ ऊपर पलंग पे, कोई काम नहीं करना। उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता, उनकी सास भी नहीं करवाती थी। तो ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, फर्स्ट डे था। और तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से पेज नंबर 15 से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब आप लोगों को एब्सेंट नहीं होना है बिना, और रेगुलर रहना है, क्योंकि देखो ये इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो क्लास अपनी डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो आप 10-15 मिनट मान के चलो कि अपने वेस्ट ही हो जाते हैं, तो इसलिए टाइमली आप लोग पूरे टाइम रहोगे। और पहले से ये पूरा चैप्टर पढ़ डालो पूरा। आज घर में आज का होमवर्क यही है कि ये पूरा चैप्टर पढ़ डालो, काफी बड़ा है। फिर मैं आपको क्या पैराग्राफ वाइज शॉर्ट में समझाऊंगी, तो आपको एज अ कहानी बिल्कुल अच्छे से ये याद हो जाएगी। तो आज का होमवर्क यही है कि पार्ट 2 मेरे घर संग की औरतें पूरा कंप्लीटली पढ़ लो, और जहां जिसमें प्रॉब्लम आ रही है ना वो आप टिक कर लो। तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप पूछ लेना कि मैम पेज नंबर इस पर ये लाइन बता दो, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी, तो टाइम की बचत हो जाएगी। क्योंकि मान के चलो 10-15 मिनट अपने खराब होते हैं, है ना, कनेक्टिंग प्रॉब्लम कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय।